हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस पेपर का जो है ये 29वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके जीआईसी प्रोक्त परीक्षा में यहाँ से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट, सभी पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। 28 पार्ट है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, नेपानगर का संबंध किस उद्देश्य से है? तो नेपानगर का संबंध अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे है नेपानगर? तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। और नेपानगर में जो कागज़ उद्योग की स्थापना की गई थी ये 1948 में की गई थी। ठीक है, और ये जो कागज़ अखबारी का उत्पादन यहाँ से शुरू हुआ था तो ये 1950 से शुरू हुआ था। ठीक है, स्थापना इसकी 1948 में कर दी गई थी और 1950 से इसकी कामकाज शुरू हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो यह है गोदावरी बेसिन। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा की बात अगर देखा जाए, गंगा सबसे बड़ा है, गंगा नदी बेसिन जो है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गोदावरी बेसिन, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है बेसिन माना जाता है। इसे जो है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न व पद्मश्री सभी प्रदान किए गए हैं? वो कौन सा खिलाड़ी है? तो वो पुलेला गोपीचंद है। ठीक है, ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पी गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये उत्कृष्ट बैडमिंटन प्रशिक्षक भी माने जाते हैं। ठीक है, पुलेला गोपीचंद, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। लिब्रो खेल का संबंध वॉलीबॉल से है। और वॉलीबॉल की मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 18 मीटर होती है, ये भी पूछा जाता है। चौड़ाई 9 मीटर होती है। ठीक है, और प्रत्येक दशा में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। यह खेल जो है रोटेशन पद्धति के आधार पर खेला जाता है और इस खेल की शुरुआत जो है 1895 में अमेरिका से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट को याद रखिएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था तुगलक वंश का। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है, गाजी मलिक जिसे कहा जाता था, ये दीपालपुर का सूबेदार था, जिसने जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को अंतिम खिजली वंश खुसराव शाह को पराजित करके जो है तुगलक वंश की जो है नींव डाली थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में पुरातत्व अन्वेषण का कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से जो है ये प्रारंभ हुआ था। और वर्ष 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और इसके पश्चात जो है अन्वेषणों के उत्खननों में वृद्धि हुई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा तत्कालीन प्रांतीय सरकारों दोनों ने जो है गहन सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता राजा राम मोहन राय एक विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। और राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1722 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तथा समाजवादी आंदोलन एवं सती प्रथा को बंद करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है इन्हें राजा तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय नवजागरण के जनक की पदवी दी थी। ठीक है, तो राजा का जो पदवी दिया था अकबर द्वितीय ने, और भारतीय नवजागरण के जनक इसको कहा था किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो ये पृथक मताधिकार क्षेत्र से लागू करने से संबंधित था। ठीक है, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 के एक्ट को मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसके पीछे इन्हीं 2 पदाधिकारियों का जो है योगदान था। मिंटो जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और जॉन मार्ले जो है इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और इस एक्ट के तहत जो है कुछ
पंजीकृत निकायों तथा संस्थानों को जो है अपना सदस्य मनोनीत करने के लिए जो है मनोनीत करने का जो है अधिकार था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये 1881 से, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, किंतु नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में जो है 1881 से प्रारंभ हुई थी। और उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना, भारत की जो जनगणना थी 2011 वाली, वो 15वीं थी, और जो 2021 में होगा वो कौन सा होगा? तो वो 16वीं जनगणना होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1974 में, ठीक है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है एक सर्वाधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत जो है किया गया था। यह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफीम का वानस्पतिक नाम पैपेवर सोमनीफेरम है। अफीम में जो है 12% तक जो है मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके जो है हेरोइन नामक मादक पदार्थ तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो यक्षकृष्ण, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षकृष्ण के अंग है, ठीक है। मानवों में गुर्दे जो होते हैं यक्षकृष्ण प्रणाली के अंग है, और गुर्दे का प्रधान कार्य जो है मूत्र उत्पादन या कहा जाए तो रक्त शोधन करना है, ठीक है। और गुर्दा जो होता है शरीर में खून का शुद्धिकरण, पानी, अम्ल और क्षार का संतुलन, रक्तचाप, रक्तकणों और कैल्शियम पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। और यह शरीर में नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हास्य गैस किसे कहते हैं? तो हास्य गैस कौन सा है? आप लोग जानते होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो आपका 2012 से 2017, ठीक है, 12वीं थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई, और इस योजना का उद्देश्य जो था तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास था, और इस योजना में सब्सिडी को जीडीपी के 1 से 2% रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एसपी गुप्ता समिति के द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग की एक रिपोर्ट है जो पूर्व सदस्य एसपी गुप्ता के नेतृत्व में तैयार की गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो है पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अबुल कलाम के साथ साथ जो है नीति आयोग के विशेषज्ञ समिति और मैकेंजी एंड कंपनी समिति जो है कई अन्य लोग शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो है सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहती है? तो 61.55% है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे तो विजय केलकर, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है वर्ष 2003 में प्रत्यक्ष कर पर जो है गठित विजय केलकर समिति ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर जो जिसे कहते हैं जीएसटी का सुझाव दिया था, और इसके पश्चात सर्वप्रथम वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर जो है लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है सौर ऊर्जा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सामान्यतः सूर्य
की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही जो है सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये सभी जो है सौर ऊर्जा के कहा जाए तो ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे राजेंद्र सिंह को। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है तो किसके द्वारा श्वसन स्तनधारी लेते हैं? तो ये फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा। ठीक है, तो इसमें फेफड़ों द्वारा जो है स्तनधारियों में श्वसन होता है। ठीक है, स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। स्तनधारी संघ जो होते हैं, ये जो संघ होता है ये कार्डेटा वर्ग का है। ठीक है, कार्डेटा वर्ग का कहलाता है। ठीक है, और इसी संघ कार्डेटा वर्ग के अन्य जीव जो हैं श्वसन क्रिया करते हैं। तो मत्स्य जो है, मछली जो है वो गिल्स द्वारा जो है श्वसन क्रिया करती है, और एम्फीबिया जो है क्लोमो त्वचा द्वारा और फेफड़ों द्वारा, तीनों द्वारा जो है श्वसन कर सकती है। और सरीसृप जो जानवर होते हैं वो भी फेफड़ों द्वारा करते हैं, और पक्षी जो होते हैं वो भी फेफड़ों के द्वारा जो है श्वसन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है, जिसकी लंबाई जो है बांग्लादेश की सबसे अधिक है। तो बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर जो है भारत से जो है सीमा संपर्क करता है। ठीक है, और नेपाल का अगर देखा जाए तो नेपाल जो है ये 1752 किलोमीटर। ठीक है, और चीन जो है 3917 किलोमीटर है, और पाकिस्तान जो है आपका 3310 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम में है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा बिहार में है सासाराम। तो बिहार के जो है सासाराम में स्थित है, और इस मकबरे को जो है भारतीय अफगान वास्तुशिल्प के भव्य नमूनों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक या SBI जिसको कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक एवं वित्तीय संस्था है। यह एक अनुसूचित बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक कौन है? तो सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन गैस तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए जो है मुख्य उत्तरदायी गैस माना जाता है। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में जो है 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। ठीक है, तो इसके जैसे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, स्प्रे केस, बिलायको, फोम के निर्माण, इस सभी में जो है CFC आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा वाली क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइसोबार किसको कहते हैं? तो समान दाब वाले रेखा को जोड़ने वाली, समान दाब वाले। ठीक है, और ये समान वर्षा वाले। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। और आइसोथर्म जो होता है ये समान ताप। ठीक है, समान ताप को जोड़ने वाले हो जाएगा। और आइसोहैलाइन जो होता है ये समुद्री सतह की समान खारेपन की मात्रा को जो है व्यक्त करने वाली परत होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, समुद्री सतह की समान खारेपन की मात्रा को जो है व्यक्त करने वाली परत को कहा जाता है आइसोहैलाइन। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है। 26वां नंबर प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो ये गरीबी हटाओ था मूल उद्देश्य। ठीक है, योजना आयोग द्वारा निर्मित 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब लगा था? तो 1974 को प्रारंभ हुआ था और 1979 को ये समाप्त हुआ था। और 1977 में जनता सरकार के केंद्र में आने के बाद जो है इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही जो है समाप्त कर दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी ये 4 वर्ष की थी, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता।
ठीक है, तथा इस योजना में जो है 4.9% विकास दर हासिल की गई थी और इसकी लक्षित विकास दर जो है 4.4% थी। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हैं इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है, किसने खोज की कि पेड़ पौधे में जीवन है? तो किसने खोज किया था? तो ये जेसी बोस ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। पूर्वी बंगाल में अब बांग्लादेश में जन्मे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व वैज्ञानिक थे, आप लोग जानते होंगे। और वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था और इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता तथा कस्कोग्राफ का आविष्कारक भी कहा जाता है। एवंगार्ड पार्टिकल या बोसॉन्स पार्टिकल की खोज में इनका भी योगदान था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी खोज किया था कि जो है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जेसी बोस मतलब जगदीश चंद्र बसु, आप लोग सुने होंगे जगदीश चंद्र बसु को। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ठीक है, भारत को 3 ओलंपिक्स 1928, 1932, 1936 के खेलों में हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलवाने वाले तथा विश्व पटल पर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो है प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर जो है 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो है भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है और इसे ही सिस्मोमीटर भी कहा जाता है। वास्तव में इसके द्वारा जो है भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड या पहचाना जाता है और भूकंपीय तरंगों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा तथा बाह्य को निरूपण किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तार्किक ज्ञान से। तो निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ठीक है, तो विक्रांत क्या हो जाएगा? विक्रांत एक जहाज है। ठीक है, विक्रांत एक सेना में शामिल जहाज है। तो यहाँ पे ए वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा? तो सी से एच करते हैं तो +5 हो रहा है, एच से यम करेंगे तो +5 हो जाएगा और यम से जब +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डी से आई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5। आई से एन करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, एन से फिर +5 करेंगे जो, तो कौन सा अच्छा रह जाएगा? तो यस आ जाएगा। तो आर एस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने में 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? ठीक है, 20 तारीख के 3 दिन बाद 23 तारीख होगा। 23 तारीख होगा। 20 तारीख के बाद 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? 23 तारीख होगा। चूँकि 1 अक्टूबर को यहाँ दिया है सोमवार होगा, 1 अक्टूबर को सोमवार होगा। तो 1 को जब सोमवार होगा तो 8 को सोमवार होगा और 15 को सोमवार होगा और 22 को सोमवार होगा। ठीक है, तो 22 को सोमवार पड़ रहा है तो ये हमारा 23 तारीख है, यानी 20 के बाद 3 दिन बाद 23 तारीख है। तो जब 22 को हमारा क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है, तो 23 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भरना है तो कौन सा भरा जाएगा? तो यहाँ पे बी वाला देखिए, आपको यहाँ बी भर देंगे, यहाँ बी एक भर देंगे, 3 बी है तो यहाँ पे 1 बी रख देंगे, फिर यहाँ पे 1 ए रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, देखिए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो फिर कहाँ ए यहाँ आ जाएगा और 1 ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बी ए का श्रृंखला पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। कथन कह रहा, निष्कर्ष क्या है? फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। फिल्में जो है मनोरंजन का एकमात्र साधन है, तो बिल्कुल सही लग रहा है और लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं, बोरिंग फिल्म भी होती है। लोग नाटक नापसंद करते हैं, नापसंद पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, एकमात्र निष्कर्ष में जो केवल पहले निष्कर्ष में जो है एकमात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एकमात्र शब्द का प्रयोग हुआ है और निष्कर्ष पूर्णतः असत्य है। ठीक है, ये तो पूर्णतः असत्य हो जाएगा क्योंकि कथन में यह नहीं कहा गया है कि लोग नाटक नापसंद करते हैं। ठीक है, तो कथन के अनुसार जो है केवल निष्कर्ष जो है 2 निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकमात्र यहाँ पे पहला भी नहीं सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कहा है एकमात्र साधन, तो ऐसे कोई बात नहीं है, फिल्म ही एकमात्र साधन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये नापसंद करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गणित का प्रश्न सॉल्व करेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, ए और बी की आय जो है 4:3 के अनुपात में है और उनके खर्च जो है 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक जो है 4900 रुपये की बचत करता है तो बी का खर्च क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो ए और बी है, इसका आय, ठीक है, आय ए का कितना आय है 4 है, बी का कितना आय है तो 4x मान लीजिए और इसका कितना है तो 3x मान लीजिए। ठीक है, और खर्च कितना है तो 5x है, खर्च हो गया ए का, और 2x है आपका बी का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितना रुपया है 49 रुपया, तो 4x माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये y मान लीजिए 4x माइनस 5y ए का हो गया बराबर कितना हो गया 4900। एक समीकरण 1 बना लीजिए। अब इसी तरह से 3x माइनस कितना 2y बराबर 4900, ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 1 कट जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2100 रुपया, और y बराबर क्या बच रहा है, y से y का 3x, तो y हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 700 रुपया। ठीक है, तो b का खर्च कितना है, तो b का खर्च कितना है तो b है, y जो है b है 2y है। ठीक है, तो 700 गुणे आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी 1400 रुपया बी का खर्च है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1400 रुपया जो है बी का टोटल खर्च है। 37 नंबर प्रश्न है, 3 पे 50 घात, 4 पे 40 घात, 5 पे 30 घात और 6 पे 20 घात में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो इसको 3 पे जो 50 लिखा है इसको क्या कर सकते हैं, 3 पे 5 पे 10 लिख सकते हैं। अब बराबर 3 पे 5 पे जब 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 243 पे 10 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसी पे है ये दूसरा करते हैं, अगर 4 पे 4 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 10 चौक 40 हो गया, तो ये 4 चौक के 16 चौक को 64, चौक को 256, तो 256 पे आपका 10 हो गया। ठीक है, तो ये, और इसी तरह से तीसरा आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तीसरा हम करते हैं जब, तो 5 पे क्या कर देंगे, 5 पे 3 पे 10 कर देंगे, बराबर 5 या 15 3 125 हो जाएगा, 125 पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 6 का 20 कर देंगे। ठीक है, 6 का 20 जब कर देंगे तो 6 पे 2 पे 10 बराबर 36 पे 10 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए चारों में कौन सा बड़ा हो रहा है, तो चारों में 256 पे 10 बड़ा हो रहा है, यानी 4 पे पावर 40 जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पे 40 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, √5329 बराबर 73 दिया है, इतना बराबर 73 दिया है, तो इसको 1973 5329 प्लस √53.29 प्लस √0.5329 प्लस 0.005329 प्लस √0.0005329 इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इतना बराबर 73 दिया है, तो इसको सीधे आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो 73 धन, ठीक है, 5329 बटे क्या कर दीजिए 100 धन √5329 बटे 10,000। ठीक है, यहाँ पे ये इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसका मान 73 दिया ही है,
इसका मान 73 दिया ही है, तो 73 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य 100 बटे 100 हो जाएगा, इतना बटे 1000 हो जाएगा, इतना बटे 10,000 हो जाएगा, इतना बटा इस तरह से कर देंगे, इतना बटे इतना 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे अंडर रूट जब हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 73। इसी तरह से डॉट डॉट आप लोग यहाँ पे जितना दशमलव है उसको हटा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो 73 प्लस आपका हो जाएगा 73 बटे 10 प्लस 73 बटे 100। ठीक है, डॉट 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 73 बटे जो भी आवे 10,000। ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 73 प्लस 7.3 प्लस 0.73 प्लस 0.073 प्लस 0.0073। अब इसी को हम जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81.1103 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, 81.1103। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसका मान 73 दिया है तो यहाँ 73 लिख देंगे, सीधे यहाँ 73 लिख देंगे। अब इसको जो है 2 है तो इतना बटे 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 अंक है तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 है तो यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पे इसी तरह से 8 कर देंगे, 8 शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसको अंडर रूट को हटा करके सीधे दशमलव में बदल करके हम जोड़ देंगे तो आपका सी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 बराबर इतना है 243 पे घात x-1, तो y का मान आपको बताना है किसके बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं x बराबर इतना बराबर ये मान लीजिए x बराबर इतना। ठीक है, और इतना बराबर हम नॉट इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, तो x अंडर रूट 7x हो जाएगा। ठीक है, x अंडर रूट 7x हो जाएगा। ठीक है, इसका मान, क्योंकि x हम मान लिए हैं, इसको x मान लिए हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, तो x² माइनस 7x बराबर 0, तो x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0 और x बराबर 7, 2 मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 343 पे पावर y माइनस 1। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को फिर से हम सॉल्व करेंगे तो 7 टू द पावर 3। ठीक है, और इसका पावर जो है y माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यानी 7 पर 1 घात हो जाएगा। अब इसी तरह से 7 3y माइनस 3 कर सकते हैं बराबर 7 टू द पावर 1, और 3y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा y का मान। ठीक है, y का मान यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 0.08 का होल स्क्वायर, y बराबर 1/0.08 का होल स्क्वायर और z बराबर 1 माइनस 0.08 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो तो सही संबंध, किससे संबंध सही है ये, तो ये मान x बराबर इतना हमको दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं 0.08 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0.08 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0.0064 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 1 क्या है 0.08 का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 0. क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, गुणे 12.5, तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 156.25 आ जाएगा। इसी तरह से हम z का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 0.08 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो -1 माइनस 0.1536 आ जाएगा, जो एक निगेटिव संख्या आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, जब निगेटिव आ जा रहा है इसलिए हम कह सकते हैं z बड़ा है x से, बड़ा है y से। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी z बड़ा है किससे, x से, और ये बड़ा है आपका इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।